बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम दो फंक्शंस जो है वो मैनेजमेंट की डिस्कस कर चुके हैं, विच वाज प्लानिंग एंड द सेकंड वन वाज ऑर्गेनाइजिंग। टुडे वी विल डिस्कस स्टाफिंग। सबसे पहले हम आज का लेक्चर जो है उसमें जो चीज़ें कवर करनी हैं उसके हवाले से आपको ब्रीफ कर देते हैं। इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे स्टाफिंग का कि स्टाफिंग क्या चीज़ है। फिर उसके बाद इसकी टाइप्स हैं जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है। देन आज का जो लेक्चर कवर करेगा वो रिक्रूटमेंट के हवाले से होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सिलेक्शन के हवाले से होगा। रिक्रूटमेंट में हम जो इसकी इम्पोर्टेंस है फॉर अ बिज़नेस, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, उसको डिस्कस करेंगे। देन रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को फिर सब डिवाइड किया हुआ है हमने 5 एलिमेंट्स में, विच इज़ रिक्रूटमेंट प्लानिंग, रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, searching the right candidate, and then screening, shortlisting of those candidates, and then evaluation and the control of this whole recruitment process. तो सबसे पहले हम आज इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जो है वो लोगों के बगैर नहीं चल सकता, और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस के अंदर ये होता है कि आप किसी भी काम के लिए मोस्ट सूटेबल आदमी जो है उसकी हायरिंग करें, उसको रिक्रूट करें। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है बिज़नेस के अंदर, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसकी जो बुनियाद होती है वो ये होती है कि इस वक्त बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह के लोग दरकार हैं, किस तरह का काम आप उनसे लेना चाहते हैं। नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिफ़ाइन करती है कि आपने किस तरह के लोगों को हायर करना है। और इसके साथ साथ जो फ्यूचर नीड्स हैं किसी भी बिज़नेस की, उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि कल को अगर बिज़नेस एक्सपेंशन की तरफ जाता है तो उस वक़्त हमें जो ह्यूमन रिसोर्स दरकार होगा उसके लिए अभी से प्लान किया जाए। फिर इसके बाद क्या होता है कि डिस्कवरिंग द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ कैन बी हंटेड। ऐसी जगहें जहाँ से आप लोगों को ले सकें, ऐसे फोरम्स और जिन जगहों से आप अपने जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉय है आपका उसको लेना। जो अच्छा स्टाफिंग डिसीजन है वो जाहिर है कि दैट रिजल्ट्स इन द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस। जो आपके बिज़नेस का गोल है उसकी अचीवमेंट के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। बिल्कुल आप अपने माइंड को क्लियर करें इस मामले में कि जैसे आप कोई आम छोटा बिज़नेस होता है ना, उसमें भी आपने जब उसको स्टार्ट लेना है, जब उसको लॉन्च करना है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप बेहतरीन लोगों को लें उस बिज़नेस को चलाने के लिए। यही फार्मूला हर तरह के बिज़नेस पर अप्लाई होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एफिशिएंट लोगों को ले लेना और उनको उनकी स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक हायर कर लेना towards the achievement of the business goals, this is very important. अब स्टाफिंग जो है उसकी 2 किस्में हम देखते हैं। एक को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट और दूसरे को हम कहते हैं सिलेक्शन। हम अगली स्लाइड्स के अंदर आज रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे, देन उसके बाद सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग and hiring potential resource for filling up the vacant positions in an organization. It is a core function of human resource management. Recruitment is the process of choosing the right person for the right position and at the right time. And the recruitment also refers to the process of attracting, selecting and appointing potential candidates to meet the organization resource requirement. Recruitment का प्रोसेस क्या है? इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी रिसोर्स को जिसको आपने हायर करना है, and that solely depends upon the requirement of your business, requirement of your organization कि उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने जा रही है। देन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आते हैं, उनके दरमियान एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, और फिर जो उनमें से बेस्ट होता है उसको उस वेकेंट पोजीशन में आप हायर कर लेते हैं। तो दिस गिव्स यू अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ
रिक्रूटमेंट। देन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई द रिक्रूटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात यह है कि इट डिटर्मिन्स द करंट एंड फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने भी शुरू में बात की है कि बिज़नेस लोगों के बगैर नहीं चल सकता। मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर डिपार्टमेंट की हर पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई आपको बेहतरीन रिसोर्स चाहिए होता है। ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिश होती है कि वो बेस्ट रिसोर्स को हायर करें, ठीक है, फॉर योर करंट नीड्स एंड फॉर योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। जब बिजनेस एक्सपेंशंस की तरफ जाते हैं तो देन उसको पहले से आप बिजनेस ने प्लान करना होता है कि हमें फ्यूचर में क्या लोग चाहिए होंगे, हमने किस तरह की एक्सपेंशंस करनी है, फिर उसी रेफरेंस में उन पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है और लोगों को हायर करता है। तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट डिटर्मिन्स द करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। Then it helps increasing in the success rate of organizations selection the right candidate. अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ही इन्वॉल्व नहीं होगा तो how would the business know that the people who are able, who are right for some job, how they will select them. तो इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पड़े बगैर ऑर्गेनाइजेशंस को भी आइडिया नहीं हो सकता कि उनके लिए बेस्ट आदमी कौन सा है। So this is why the recruitment is important. Then it helps in reducing the probability of short-term employment. रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है इटसेल्फ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, इसमें एफर्ट इन्वॉल्व होती है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करे जो उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चल सकें। तो शॉर्ट टर्म की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्करेज कर देता है रिक्रूटमेंट का ये प्रोसेस, और ये इंश्योर करता है कि जिन लोगों को वो मुंतखब होके आएँ इस सारे प्रोसेस से, उनकी इन्वॉल्वमेंट एंड स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म। Then it meets the organizational social and legal obligation with regard to the workforce. बिजनेस जो है वो, उसको हम कहते हैं कि ये सोसाइटी का एक मेंबर है। बिजनेस अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब कोई चीज़ जो है वो सोसाइटी का मेंबर होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो बिजनेस हो, उसको हम एक एंटिटी के तौर पर लें तो उसके ऊपर कुछ लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो हायरिंग द वर्क फोर्स फ्रॉम विद इन द सोसाइटी is a social obligation as well as the legal obligations. रेगुलेटर्स हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, इसी तरह से कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं काम कर रहे होते हैं। तकाजा ये होता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से गुजर कर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क फोर्स को ले, यानी ऐसे पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम नहीं होता, ना होना चाहिए। तो ये एक लीगल और सोशल रिक्वायरमेंट भी है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ये इसलिए भी अहम है कि ये एक लीगल और सोशल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द बिजनेस। देन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द जॉब एप्लीकेंट्स एंड सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिसोर्स। जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गुजरती है तो उसको बेहतरीन रिसोर्स जो है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। दिस इज़ व्हाई द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। Then it attracts and encourages the applicants to apply for the vacancies in an organization. जब तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई उन्होंने कहाँ अप्लाई करना है, उन्होंने वो किसी जगह का एज एन एम्प्लॉय हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब शुरू होता है, वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो एप्लीकेंट्स को इनकरेजमेंट मिलती है, वो अट्रैक्ट होते हैं टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी बिजनेस एंड इन ऑर्गेनाइजेशन। इट डिटर्मिन्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लान्स अकॉर्डिंगली। ऑर्गेनाइजेशन की आज कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, कुछ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में ज़रूरत होती है। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ये डिटर्मिन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की आज की और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है। इट लिंक्स द पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ विद द एम्प्लॉयर। ये वाहिद ज़रिया है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कि जिसमें जो काम करने वाले हैं और जो काम लेने वाले हैं उनके दरमियान एक लिंक क्रिएट हो जाता है। देन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सक्सेस रेशियो ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट।
जब आप बार बार अप्लाई करते हैं किसी पोजीशन के लिए तो हर बार आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं, और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं ये आपकी जो एफिशिएंसी है टुवर्ड्स पुटिंग योर रिक्वेस्ट फॉर द जॉब, ये उसको इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस के एंड पे ये होता है कि जब बार बार वो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करती है तो उसके लिए भी बेस्ट लोगों का आना जो है उसके लिए उसका पर्सपेक्टिव इंक्रीज़ होता है। तो इस तरीके से भी ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग टैलेंट पूल फॉर पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो एप्लीकेशंस जो हैं वो पूल में रख लेती हैं, यानी अगर लेट्स से कि 10-20 लोगों को फाइनल शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब उनमें से अगर 2 लोग चाहिए तो बाकी जो है वो पूल रिसोर्स में चले जाएँ, पूल में चले जाएंगे, और जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी वो उन लोगों को कॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक टैलेंट पूल जो है वो जनरेट हो जाता है फॉर द बिजनेस। अब ये कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ है रिक्रूटमेंट प्लानिंग, कि सबसे पहले तो आप प्लान करते हैं कि रिक्रूटमेंट आपने जो करनी है उसकी बुनियाद क्या है, फिर उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, देन ये सर्च किया जाता है राइट कैंडिडेट को, देन उनकी स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और फिर पूरे प्रोसेस जो है आपका रिक्रूटमेंट का उसको एवेलुएट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। अब हम 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं। रिक्रूटमेंट planning is the first step of the recruitment process, where the vacant positions are analyzed and described. Then it includes job से ये analysis क्या होता है, रिक्रूटमेंट के एज अ फर्स्ट स्टेप जब हम रिक्रूटमेंट को प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा जो है जिन पर एम्फेसिस करते हैं और उनकी बुनियाद पर हम ये प्लानिंग करते हैं। उसमें सबसे बुनियादी बात ये है कि हम उस वैकेंट पोजीशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको एनालाइज करते हैं, और उसके एनालिसिस में क्या चीज़ शामिल है कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके लिए हमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा किसी कैंडिडेट का, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और उस जॉब के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्लान के ज़रिए से की जाती हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी अकर होती है, और इसका मकसद ये होता है कि आप बेहतरीन कैंडिडेट का इंतखाब कर सकें जो आपको हेल्पफुल हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से अदा करने में, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हुसूल के लिए वो आपको पूरी तरह से हेल्प आउट कर सकें। तो ये है रिक्रूटमेंट की प्लानिंग फॉर द रिक्रूटमेंट। अब इसमें जो स्टेप्स छोटे छोटे इन्वॉल्व हैं उनको हम जस्ट एक नज़र देख लेते हैं ताकि हमें ये पोजीशन जो है ये जो हमने रिक्रूटमेंट प्लानिंग को डिस्कस किया है ये और ज़्यादा हमें वाज़ेह हो जाएगी। इसमें ये कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो वैकेंसीज आइडेंटिफाई होती हैं कि किसी भी बिज़नेस के अंदर टोटल जो पोजीशन है नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो कितनी अवेलेबल हैं। फिर उनमें से ज़रूरी नहीं है कि वो सारी पोजीशन एक ही दफ़ा फिल कर ली जाएं। फिर हम ये देखा जाता है कि उसमें से कितनी पोस्ट हमने फिल करनी है, नंबर ऑफ़ द पोस्ट टू बी फिल्ड। फिर उनको क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, क्या परफॉर्म करेंगे वो, क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो इस सारे अमल को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑफ वैकेंसीज। देन जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। फिर उस जॉब के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकट्ठी होती है उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। उसके बाद एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन को भी अभी हम आगे ज़रा डिटेल से देख लेंगे, और इस जॉब डिस्क्रिप्शन में हम ये देखते हैं कि भाई क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, और उस जॉब के लिए जो उसने परफॉर्म करनी है उसकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल जो है वो क्या होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, नंबर 1 कि जॉब का टाइटल, कि वो किस टाइटल से, किस आइडेंटिफिकेशन से और किस पोजीशन पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल बैंक्स के अंदर हम कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, कैश ऑफिसर है, ट्रेड ऑफिसर है, फॉरेन रेमिटेंस ऑफिसर है। दिस इज़ ऑल जॉब टाइटल। फिर उसकी लोकेशन क्या होगी, वो पोस्ट कहाँ पर होगा,
आया वो लोकल पोस्ट होगा या उसकी रिमोट पोस्टिंग होगी, अपने शहर में होगा, किसी दूसरे शहर में होगा, ये सारी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। फिर जॉब की समरी यानी उसने करना क्या है, ड्यूटीज़ एंड समरी, यानी समरी उसकी जॉब की जो है वो एक ओवरऑल व्यू देती है कि उसने ये जॉब इस तरह से करनी है। जॉब ड्यूटीज़ जो हैं उसमें वो पिन पॉइंट हो जाती हैं चीज़ें कि जो उसने करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से क्लियर करूं इसको, तो जॉब समरी और जॉब ड्यूटीज़ में क्या फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल एक कैश ऑफिसर जो है ओवरऑल लिख दिया जाता है कि ही वुड हैंडल ऑल द कैश अफेयर्स ऑफ द ब्रांच। अब उसके बाद जॉब ड्यूटीज़ जब हम करते हैं तो जॉब ड्यूटीज़ में फिर हम ज़्यादा खोल के लिखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होकर लिखते हैं कि नंबर 1 ही विल हैंडल द यूटिलिटी बिल्स, नंबर 2 ही विल हैंडल द कैश रिसीट्स, नंबर 3 ही विल हैंडल द कैश पेमेंट्स, नंबर 4 ही विल हैंडल द फी बिल्स। ठीक है, तो ये जो हो गया ये जॉब ड्यूटीज़ होगी। फिर उसके बाद मशीन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट, अगर उसकी जॉब के अंदर इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है तो ये क्लियर कट दे दी जाती है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में कि ये चीज़ें भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल होंगी। सुपरविजन का प्रोसेस क्या होगा, उसको वो खुद कैसे सुपरवाइज़ करेगा और उसको सुपरवाइज़ करने वाले कैसे करेंगे, उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, किन कंडीशंस के अंदर उसने काम करना है, वो कैसी जगह पर काम करेगा, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा, उसको फैसिलिटीज़ जो हैं वो कैसी होंगी, टेक्नोलॉजी सपोर्ट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशंस में आती हैं। हेल्थ हैज़र्ड कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ पर उसकी सेहत को ख़तरा हो। बाज़ औक़ात जब लोग काम कर रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे जो प्रोडक्शन के सेक्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न्स हैं उनमें हेल्थ हैज़र्ड्स भी होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो केमिकल प्लांट्स के अंदर काम करते हैं, जब वो केमिकल प्लांट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें हेल्थ हैज़र्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख दी जाती हैं ताकि जब एम्प्लॉय हायर हो रहा है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें क्लियर हों। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि उसमें हम तमाम इंफॉर्मेशन जो दी हुई हैं, क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, स्किल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी इमोशनल कैरेक्टर्स हैं और उसका कैरियर, ये सारी चीज़ें उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन के तौर पर आ जाती हैं। उसके बाद जॉब एवेल्यूएशन में क्या होता है कि उसमें हम ये एनालाइज करते हैं और असेस करते हैं और ये डिटर्मिन करते हैं कि वो जो जॉब है वो रिलेटिवली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो जॉब्स हैं उनके हवाले से उसका स्टेटस क्या बनता है और उसके अगेंस्ट जो वो पे ड्रॉ कर रहा है वो उसका स्टैंडर्ड क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ जो है ये जॉब एवेल्यूएशन में डिस्कस हो जाती है। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज़ रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेयर a strategy is prepared for hiring the resource. Then after preparation of job description, job specification, the next step is to decide which strategy to adopt for recruiting a potential candidates for the organization. और इसके लिए जो पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं वो क्या है, सबसे पहले तो एक बोर्ड फॉर्म कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर एक टीम बना ली जाती है जो इस सारे अमल का जायज़ा लेगी और वो किस चीज़ की बेस पर जायज़ा लेगी, वो जायज़ा लेगी जो कंपनी की HR स्ट्रैटेजी ओवरऑल है उसके अंदर रहते हुए उसमें जो पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो बोर्ड जो है वो हायरिंग की डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेगा, उस स्ट्रैटेजी को बनाएगा। फिर वो डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा होगी। डाटा किन लोगों का, उन लोगों का डाटा जिनको आपने हायर करना है। अब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है या इसकी जो कलेक्शन है इसके प्रोसीजर्स हैं, फिर ये प्रोसीजर्स भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। डाटा आपने इकट्ठा कर लिया उन लोगों का जो पोटेंशियली आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, फिर उस डाटा को एनालाइज करना कि उसमें से कितने लोगों को रखना है और रखने का क्राइटेरिया क्या होगा, मेयारात क्या होंगे, उसकी बुनियाद पर स्क्रीन आउट करना या शॉर्टलिस्ट करना। ठीक है, और इसकी बेस पर देन ओवरऑल एक रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी है वो डिज़ाइन करना। अच्छा, फिर जो थर्ड एलिमेंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो है सर्चिंग द राइट कैंडिडेट्स। Searching means attracting the job seekers to the vacancies through sources. These sources are broadly divided into two categories. मुख्तलिफ sources से आप कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट
इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब वो सोर्सेज जो है वो इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं और वो एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज में क्या है? इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट रिफर टू हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अगर आप लोगों को किसी पोजीशन के लिए ले लेते हैं, आपको एक जगह पर एक बंदे की ज़रूरत है और आप ये समझते हैं कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को उस पर प्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्स। और इंटरनल सोर्सेज जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले उसमें प्रमोशंस हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र्स हैं, फिर फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं, और इंटरनल एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं आप, और एम्प्लॉय रेफरेंस के ज़रिए से कर सकते हैं, प्रीवियस एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। प्रमोशंस का क्या है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजरियल लेवल की पोस्ट जो है वो खाली हो गई है और उसके लिए आपको बंदा चाहिए। अब आपके पास एक उसी सेक्शन के अंदर एक ऐसा कैंडिडेट मौजूद है जो असिस्टेंट मैनेजर के रोल में काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि सीइंग हिज एबिलिटीज़ एंड हिज परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड हिज एक्सपीरियंस, वो उसको प्रमोट कर सकते हैं फॉर द हायर टू द हायर लेवल। तो इस तरह से आपने जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसके अगेंस्ट अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से किसी को प्रमोट करके तो वो वैकेंसी फिलअप कर ली। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एक पोजीशन फॉर एग्जांपल वहाँ के अंदर खाली हुई है और एक कैंडिडेट किसी और शहर में जो है वो उस पोजीशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे उसकी सर्विसेज हो सकता है सरप्लस में हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको वहाँ से उस अपने शहर में वहाँ में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या किसी भी जगह दूसरे शहरों के लोग जो ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो इस तरह से ट्रांसफ़र के ज़रिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उस वैकेंट पोजीशन को फिलअप कर लिया जाता है। फॉर्मर एम्प्लॉयज़, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़ के जा चुके होते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे और उनको रीहायरिंग के लिए ले सकते हैं। इसी तरह से इंटरनल एडवर्टीज़मेंट बाज़ इस तरह से होता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पोर्टल है, मेन उसकी वेबसाइट है, उसमें वो जॉब अनाउंस हो जाती है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉल कर लिया जाता है कि कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई करता हो अगर, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉयज़ रेफरल का किस तरह से होता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा हूँ और मेरे जानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस वैकेंट पोजीशन के लिए जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरे उतरते हैं, तो मैं रेफरल एक जनरेट कर दूंगा, मैं रेफ़र कर दूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई फ़लाँ बंदा है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो ये एम्प्लॉय रेफरल कराएंगे। इसी तरह प्रीवियस एप्लीकेंट्स, यानी कुछ लोगों को, वो जो पूल की हमने बात की थी ना, तो कुछ लोगों ने अगर एक पूल की सूरत में उनका डाटा पड़ा हुआ है तो उनको भी एंटरटेन किया जा सकता है किसी वैकेंट पोजीशन से के लिए। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं टू हायर अ पोटेंशियल एम्प्लॉय, इनको हम कहते हैं इंटरनल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज वो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप लोगों को अटैक करते हैं टू अप्लाई फॉर सर्टेन पोस्ट, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज। उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप आपने किसी को कांटेक्ट किया और आपने उसको हायरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर दी, उसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लेंगे। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होती हैं? ये गवर्नमेंट के इदारे होते हैं बुनियादी तौर पर, और इनके पास हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमने ये हायरिंग करनी है, और उसमें अपना क्राइटेरिया बता दिया जाता है, और उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो हमारे लिए लोगों को हायर करती है। हमारे मुल्क में जो जैसे FPSC है, गवर्नमेंट लेवल पर जो होती हैं रिक्रूटमेंट्स, वो मोस्टली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ज़रिए से होती हैं। जैसे FPSC है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम कहते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनके थ्रू होती है, और इस लिहाज से हम FPSC को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो हैं ये पब्लिक सेक्टर में भी काम कर सकती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकती हैं। जैसे मुख्तलिफ आजकल जो वेबसाइट्स हैं, rozy.com टाइप जो है वेबसाइट्स हैं, ये सारी यही काम करती हैं। इनको हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कहते हैं। ये भी क्या करती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ले लेती हैं अगेंस्ट सर्टन वैकेंट पोस्ट, और उसको अपने लेवल पर एडवर्टाइज़ कर देती हैं। फिर उसके बाद ये बाज़ जगहों पर ये शॉर्ट लिस्टिंग भी खुद करते हैं। एज़ पर दी एम्प्लॉयर
रिक्वायरमेंट, ये शॉर्ट लिस्टिंग भी खुद करते हैं, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो रिफाइंड डाटा होता है एम्प्लॉयज़, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का, वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं कि अब इनमें से आप जो है ना अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद जो एलिमेंट है वो है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बराह रास्त न्यूज़पेपर्स में या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर एडवर्टाइज़ कर देते हैं कि हमें ये वेकेंट पोस्ट हैं और उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस दरकार हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होती हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनके ज़रिए से जो लोगों को हायर कर किया जाता है वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स जो डॉक्टर्स के कुछ फोरम्स होते हैं, इसी तरह से लॉयर्स के कुछ फोरम होते हैं, इसी तरह से इंजीनियर्स के फोरम्स होते हैं। तो ये वो एसोसिएशंस हैं जो प्रोफेशनल्स को डील कर रही होती हैं। अब इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस के थ्रू जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वो ये फोरम होता है। दैन कैंपस रिक्रूटमेंट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कोई सेमिनार करे और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताए और वहाँ से फ्रेश कैंडिडेट्स को हायर करे, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज कैंपस रिक्रूटमेंट। ये भी आजकल इन है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं, तो इसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, आपने किसी को कहीं से सुना कि वहाँ पे एक वैकेंसी खाली है और फिर आगे किसी को कन्वे कर दिया कि वहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है, तो उसको हम कहते हैं कि ये वर्ड ऑफ माउथ। इसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे पहला काम क्या होता है, रिव्यूइंग ऑफ रिज्यूमे एंड कवर लेटर। जो आपने रिज्यूमे सबमिट किया हुआ है उसके अंदर आप अपना पूरा एक जो कैरियर है, आपका एजुकेशनल कैरियर, आपका पर्सनल डाटा, आपकी एक्सपीरियंसेस, ये सारा आपने शेयर किया हुआ होता है, ठीक है ना। अब इस जो आपने शेयरिंग की है इसकी बुनियाद पर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और वो लोग जो कि नेक्स्ट स्टेप में ले जाए जा सकते हैं उनको रख लिया जाएगा, और जो उसको नहीं पूरा उतरते उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। जो लोग आगे इस स्टेप से आगे चले जाते हैं उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। कंडक्टिंग इंटरव्यू ये सेकंड स्टेप है स्क्रीनिंग का। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी कुछ लोग जो है वो इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो नहीं कामयाब होते। इंटरव्यू जब हो रहा होता है तो उसमें जो कैंडिडेट है उसकी पर्सनल अपीयरेंस के साथ साथ उसकी एबिलिटी, उसका एटीट्यूड, उसका कम्युनिकेशन स्किल और उसकी मैनेजमेंट साइड जो है वो सारा कुछ जायज़ा ले लिया जाता है। जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं और उसकी बेस पर किसी बंदे को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, स्क्रीन आउट कर देते हैं। देन आइडेंटिफाइंग द टॉप कैंडिडेट्स। इस सारे अमल से गुजरने के बाद अगेन आखिरी जो स्टेप है वो है कि आपको अगर अपनी पोजीशंस के लिए एक चाहिए, दो बंदे चाहिए, 3 कैंडिडेट्स चाहिए, उस हिसाब से आप उनको लिस्ट कर लेते हैं और टॉप कैंडिडेट्स जो हैं उनको आप सिलेक्ट करने के बाद उनको अब उस हायरिंग प्रोसेस में से गुजारते हैं एंड यू अडॉप्ट those potential candidates as your employee through this recruitment process. This was all about recruitment process. आखिरी जो चीज़ रह गई है वो है एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल। एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल जो है ये जब ये सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस प्रोसेस की एवेल्यूएशन इस प्रोसेस की एवेल्यूएशन भी की जाती है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना इफ़ेक्टिव रहा, ठीक है, इसकी वैलिडिटी कैसी थी, जो मेथड्स इसमें अडॉप्ट किए गए फॉर रिक्रूटिंग दी कैंडिडेट्स वो कैसे रहे, उनका रिज़ल्ट कैसा आया, इसमें जो कॉस्ट थी वो कितनी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें टाइम कितना इन्वॉल्व हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसको एवेलुएट किया जाता है। यानी पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो पहले 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिटिकली रिव्यू करती है, एवेलुएट करती है और उसके बाद इसको कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को, और इस पे देखा जाता है कि अगर कहीं कोई लैक्यूनास हैं, कहीं कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहीं कोई गैप्स हैं तो उनको कवर किया जाता है और उसको मुस्तकबिल के लिए और ज़्यादा बेहतर किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। We have discussed the first part of our lecture, which was about recruitment. Inshallah, in coming slides, we will discuss the second part of this staffing.
थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। और इसको पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कुछ चीज़ें हुई डिस्कस करने वाली तो व्हेन वी विल हैव कन्वर्सेशन क्लास इंशाल्लाह विल डिस्कस इन दैट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।